Good morning everyone, and I hope you all are fine and fit at home. स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप अपना जो वर्क है वो प्रॉपर वे में रेगुलर कर रहे हैं और कंटिन्यूसली जो आपका रिवीजन वर्क चल रहा है उस पर फोकस किए हुए हैं. सो इन क्लास 11th हिस्ट्री टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर दैट इज़ पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते. इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं. इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो पावरफुल जो कंट्रीज़ थी एंड दैट इज़ जापान एंड चाइना, दोनों ही कंट्रीज़ किस प्रकार से आधुनिकीकरण की तरफ गई, स्टार्टिंग पीरियड से लेके उनके आधुनिकीकरण के प्रेजेंट टाइम तक हम उनका कह सकते हैं कि जो कंक्लूज़न था एक वो देखने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें सोर्स क्या मिलते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बारे में कि किस प्रकार से इन्होंने अपना आधुनिकीकरण का जो रास्ता था वो तय किया था. सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द सोर्सेज. ऐसे स्रोत जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो दोनों ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं, दोनों ही कंट्रीज़ ने किस प्रकार से अपना आधुनिकीकरण किया. फर्स्ट हम देखते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड. जो भी हमारे पास आज ऑफिशियल रिकॉर्ड इनके अवेलेबल हैं दोनों ही कंट्रीज़ के, जब ये एक कॉलोनी थे और उसके बाद जब ये स्वतंत्र हुए और धीरे धीरे इन्होंने कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ गए, उस टाइम पीरियड से लेके सारे के सारे जो इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो हमें इस बारे में बताते हैं कि कैसे दोनों ही कंट्रीज़ एक एक कॉलोनी कह सकते हैं कि कंट्री से आगे आके और किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में स्टेब्लिश हुए और धीरे धीरे उन्होंने अपना किस प्रकार से जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट किया. सेकेंड, इनकी डायनेस्टिक हिस्ट्री. डायनेस्टिक हिस्ट्री में हमने रीड किया था कि कौन कौन से वंश दोनों ही कंट्रीज़ में आए, किस प्रकार से जो उनका डायनेस्टी टाइम पीरियड था वो चलता रहा, क्योंकि एक डायनेस्टी आई उसके बाद दूसरी जो डायनेस्टी थी उन्होंने किस प्रकार से एक दूसरी डायनेस्टी को ख़त्म किया, उसके बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी वो किस प्रकार से आई, क्या क्या उसने वहाँ पर चेंजमेंट किए, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो सारी की सारी कह सकते हैं कि जो रूल रेगुलेशन थे वो वहाँ पर स्टैब्लिश किए. तो फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड, सेकंड डायनेस्टिक हिस्ट्री एंड थर्ड इज़ स्कॉलरी राइटिंग्स. स्कॉलरी राइटिंग्स इट मीन्स कि जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी, या कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़िलोसफी से रिलेटेड जो भी उन्होंने चीज़ें वहाँ पर रखी, वो सारी की सारी हम उनके जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर सारी चीज़ों को रखा था, जो उनकी राइटिंग से रिलेटेड है चीज़ें. उसके बाद हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉपुलर लिटरेचर. जो भी साहित्य उस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ पर रचा गया, जो लिटरेचर वहाँ पर लिखा गया, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उन लोगों ने भी उसको रीड करना शुरू किया. धीरे धीरे कह सकते हैं दोनों ही कंट्रीज़ में जो चेंजमेंट थे वो आने शुरू हो गए. उसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस लिटरेचर. लिटरेचर साहित्य के दो फेज़ हम कह सकते हैं. एक तो धार्मिक जो किताबें लिखी जाती थी और दूसरा लिखा जाता था कि लोगों के अंदर जो कह सकते हैं कॉन्शियसनेस लाने के लिए, चेतना लाने के लिए जो साहित्य वहाँ पर रचा जा रहा था, वो सारा का सारा आज हमारे पास कह सकते हैं कि सोर्स के रूप में अवेलेबल है. उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंट्रीज़ के बारे में रीड करने वाले हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव इवॉल्व्ड देयर डिस्टिंक्टिव मोडर्निटीज़. द जापान एंड चाइनीज़ केसेस आर वेरी इंस्ट्रक्टिव इन दिस रिगार्ड. अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि अपने बेस पे अपना खुद जो मॉडर्नाइजेशन था वो किया था. और इसी के आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जापान और जो चाइना है, दोनों के दोनों हमारे सामने ऐसे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि अपना खुद अपने बेस पर अपने देश को प्रोग्रेस की तरफ लेके गए और साथ में अपना जो कह सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट किया. तो इसमें जापान की अगर हम बात करें तो जापान सक्सीडेड इन रिमेनिंग फ्री ऑफ कॉलोनी कंट्रोल एंड अचीव्स फेयरली रैपिड इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थ्रू आउट द 12th सेंचुरी. कह सकते हैं 12वीं 20 सेंचुरीज़ के आसपास की बात है कि जब जापान ने अपने आप को कॉलोनियल जो कंट्रोल था, यानी कि औपनिवेशिक जो सत्ता वहाँ पर थी स्थापित, उनसे अपने आप को फ्री कर लिया, अपने आप को आज़ाद कर लिया. 20वीं शताब्दी के लगभग की बात है
कि जब जापान जो कह सकते हैं कि जो पावर्स थी जिन्होंने कैप्चर किया हुआ था जापान पे, अपने आप को फ्री किया, और साथ में इन्होंने अपना इतना तेज़ी से आर्थिक और औद्योगिक विकास इतने ज़्यादा किया, कह सकते हैं कि ये इन्होंने जो गोल रखा उसको भी अचीव कर लिया कि किस प्रकार से हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है जब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चाइनीज़ की। चाइनीज़ रेस्ट्रिक्टेड कॉलोनीज एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर ओन bureaucratic standards through the combination of peasant rebellions, reform of revolutions. Both these countries are situated in Far East Asia, yet they present a marked physical contrast. अब अगर हम चाइना की इसमें बात करें कि चाइना ने किस प्रकार से कह सकते हैं अपना जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट किया, तो दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं उनके बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ का अलग अलग फेज़ है डेवलपमेंट का। जापान है एक तरफ इंडिपेंडेंस होने के बाद खुद को स्टैब्लिश कर रहा है एक पावरफुल कंट्री के रूप में। अब जापान की अगर बात करें तो जापान के अलावा जो चाइना है, चाइना का जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था चाइना का। और साथ में इसके अपनी खुद की कंट्री में भी कभी कह रहे हैं कि जो पीजेंट हैं वो विद्रोह वहाँ पर कर रहे हैं, कभी वहाँ पर रिवॉल्यूशन हो रही है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर खुद भी चाइना में कि वो अपने कंट्री की तरफ ध्यान दे सके और अपने कंट्री का जो है वो विकास कर सके। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसमें देख सकते हैं कि दोनों ही ईस्ट एशिया में सिचुएटेड कंट्रीज़ हैं और प्रेजेंट में एक कह सकते हैं कि मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट इन दोनों के बीच में। जापान और चाइना की हम बात कर रहे हैं। जापान अपने आप को खुद स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, इकोनॉमिक रूप से भी, सोशल रूप से भी, इंडस्ट्रियल रूप से भी। साथ में चाइना है, चाइना के अंदर एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हुआ उसका उस टाइम पीरियड के दौरान। साथ में हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़ थी उनके चाइना उसके अंदर खुद के अंदर भी इतने ज़्यादा विद्रोह हुए, इतने ज़्यादा रिवॉल्यूशन आई कि उसने कभी जो अब उसकी कंट्री में थी जो स्थिरता का जो एक कह सकते हैं कि माहौल था वो वहाँ पर स्टैब्लिश ही नहीं हो चुका। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जापान का जो फिज़िकल फीचर्स है वो किस टाइप का है, जापान एक किस टाइप का कंट्री है। फिजिकल फीचर्स ऑफ जापान। जापान इज़ ए स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड एंड 4 लार्जेस्ट बी। अब इसमें देखो 4 बताए हैं हमें आइलैंड, 4 द्वीप बताए हैं जो इसके सबसे बड़े द्वीप हैं और सराउंडेड हैं इससे। होन्शु, क्योंसू, शिकोकू एंड होकिदो, ये 4 बड़े बड़े वहाँ पर द्वीप हैं जो कि कह सकते हैं कि जापान को एक जो कह सकते हैं कि एक आइलैंड के रूप में स्टैब्लिश करते हैं, एक आइलैंड के रूप में हमें बताते हैं। और कौन कौन से द्वीप हैं वो होन्शु, क्योंसू, शिकोकू एंड होकिदो। देयर इज़ नो मेजर रिवर सिस्टम। जापान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मेजर मेन रिवर सिस्टम यहाँ पर नहीं है, या हम कह सकें यहाँ की कोई मुख्य नदी है तो वो कोई भी मुख्य नदी यहाँ की नहीं है। मोर देन 50% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द मेन आइलैंड इज़ माउंटेन एंड जापान इज सिचुएटेड इन ए वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। आज अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक का कोई जोन है तो वो कौन सा है, जापान है। जापान में अब कह सकते हैं कि जो 50% लैंड है वो किससे सराउंडेड है, माउंटेन्स से सराउंडेड है। और ये एक सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जो जोन है, यानी कि भूकंप का जो सबसे कह सकते हैं कि एक्टिव क्षेत्र है वो कौन सा है, जापान है। देयर आर वेरियस होमिनियस एपिक ग्रुप लाइक देयर आर स्मॉल एन्यूम्स माइनॉरिटी एंड कोरियंस हु वर फोर्सिबली ब्रॉट एलिबर व्हेन कोरिया वॉज ए जापानीज कॉलोनीज। लैंग्वेज स्पोकन इन मोस्टली जापानीज़। लैंग्वेज की बात करें हम तो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, जापानी बोली जाती है। और यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं कि एथनिक ग्रुप हैं। एथनिक ग्रुप क्या होते हैं, नरजातीय, अलग अलग जातियों के जो समूह हैं उसमें से कह सकते हैं कि यहाँ पर मेनली वो लोग हैं जो कि लेबर लेके आए गए थे कोरिया से, जब जापान एक कॉलोनी था, एक उपनिवेश बना हुआ था पावर्स का, शक्तियों का एक उपनिवेश बना हुआ था जिसमें कह सकते हैं हम कि जो यूरोपियन पावर्स थे उनका जब जापान एक कॉलोनी था तो उस टाइम पीरियड के दौरान कोरिया से जो लेबर लेके आए गए थे यहाँ पर वो अलग अलग जातियों के रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई। अब उसके बाद हम बात करें कि जापान की मेन लैंग्वेज की, तो जापान की जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है, जापानीज़ जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर
मोस्टली बोली जाती है। अब लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं यहाँ की जो ट्रेडिशन है। जापानीज लेक्स से ट्रेडिशन ऑफ एनिमल्स रियरिंग। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एनिमल रियरिंग का काम है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि पशुपालन का काम है जो वहाँ पर बहुत कम होता है। जापान के अगर हम स्टेपल क्रॉप की बात करें तो उसमें फ़िश है वो मेजर सोर्स है प्रोटीन का, यानी कि यहाँ पर जो फ़िश का कह सकते हैं इनका जो स्टेपल फूड तो राइस और फ़िश क्या है, फ़िश से ज़्यादा इन लोगों को क्या मिलता है, कह सकते हैं कि एक मेन सोर्स है इनके लिए प्रोटीन का। अब फ़िश की बात करें तो इसमें जो सबसे फेमस फ़िश है यहाँ पर जो खाई जाती है दैट इज़ साशिमी और सुशी। ये दोनों ही रॉ फिश खाई जाती हैं यहाँ पर। हैज़ नाउ बिकम ए वाइडली पॉपुलर डिश अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। और ये जो डिश यहाँ पर खाई जाती है पूरे संसार में कह सकते हैं इसको बहुत ही हेल्दी समझा जाता है रॉ फिश खाना यहाँ पर। तो हमने जापान के बारे में बात की, उसके जो फिज़िकल फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस किया, साथ में यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात की, स्टेपल फूड राइस और फिश के बारे में बात की। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने के बाद इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था जापान का वो किस प्रकार का था। सो लेट्स कंटिन्यू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। जापान बिकम ए मॉडर्न कंट्री फ्रॉम द डेज ऑफ पैटी डाइमो ऑफ जापान। जापान कह सकते हैं इसके एक लंबे टाइम पीरियड तक एक जो आधुनिक कंट्री के रूप में बन गया था। तो इसके प्राचीन काल से ही जापान एक बहुत ही मॉडर्न कंट्री के रूप में स्टैब्लिश रहा है। इन द 12th सेंचुरी द इम्पीरियल कोर्ट लॉस्ट पावर टू शोगुन्स। अब उसके बाद हम इसकी बात करें 12वीं शताब्दी की। 12वीं शताब्दी में द इम्पीरियल कोर्ट लॉस्ट पावर्स टू शोगुन्स। यहाँ पर पावर में कौन लोग आ गए, शोगुन लोग यहाँ पर पावर में आ गए थे। हु इन थ्योरी रूल्ड इन द नेम ऑफ द एम्परर। अब उसके बाद इन्होंने जो शोगुन लोग थे इन्होंने एम्परर के नाम पर कह सकते हैं कि वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था विद द हेल्प ऑफ समुराइज। समुराइज का अगर हम एक एडजेक्ट मीनिंग देखें दैट इज़ द वॉरियर क्लास। योद्धा जो वर्ग था उनको समुराइज बोला जाता था। और इन लोगों ने जो शोगुन लोग थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सम्राट के नाम पर शासन चलाना शुरू कर दिया। और इन्होंने हेल्प किसकी ली, हेल्प ली इन्होंने समुराइज लोगों की। समुराई इट मीन्स द वॉरियर क्लास, योद्धा वर्ग था। एंड डायमो विद द कैपिटल इन ईडो। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो स्टैब्लिश की ईदो में। ईदो जो आज का प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो मॉडर्न जो टोक्यो है इसके कैपिटल, वो उस टाइम पे इसका नाम था, जो एंशिएंट नेम था वो ईदो था। तो सबसे पहले जापान प्राचीन काल से ही हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न कंट्री के रूप में स्टैब्लिश रहा है। 12th सेंचुरी में बात करें यहाँ पर जो सत्ता थी, जो पावर थी वो शोगुनों के हाथों में आ गई थी। और उन्होंने एम्परर के नाम पर यहाँ पर जो कह सकते हैं कि शासन करना शुरू कर दिया था। और इन्होंने इस शासन को चलाने के लिए समुराइज की हेल्प ली थी। और कैपिटल इन्होंने किसको बनाया था, जो मॉडर्न टोक्यो है उसका प्राचीन नाम क्या था उस टाइम पीरियड के दौरान, ईदो था। इन 16th सेंचुरी समुराइज एंश्योर्ड पीस एंड ऑर्डर। अब उसके बाद कह सकते हैं कि जो 16th सेंचुरी आई उसमें समुराई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ पर शांति स्थापित की और आदेशों का पालन कह सकते हैं कि जो भी पीपल थे वो सभी बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। जापान वाज डिवाइडेड इनटू मोर देन 250 डोमेन्स अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड दैम्यो। अब हम बात करें कि जब दैम्यो का जो शासनकाल था, प्राचीन काल से जो सबसे स्टार्टिंग का इनका शासनकाल था, उस टाइम पीरियड के दौरान जो जापान था वो लगभग 250 डोमेन्स में डिवाइड था। यानी कि एक छोटा सा जापान हम कह सकते हैं कि 250 अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग डोमेन्स में जो ये डिवाइड था। और उसके ऊपर जो कह सकते हैं उस टाइम पे जो लॉर्ड्स थे जो रूलिंग कर रहे थे उनको बोला जाता था दैम्यो। तो दैम्यो के ही काल से हमने स्टार्ट किया था कि जो दैम्यो थे जापान के, उनके टाइम से ही ये एक मॉडर्न कंट्री के रूप में रहा है, एक मॉडर्न कंट्री रहा है। फिर 12वीं शताब्दी की बात आई तो यहाँ पर शोगुन लोग शासन में आए, एम्परर के नाम से वो रूलिंग करने लगे। साथ में समुराइज जो लोग थे उनकी इन्होंने शासन के रूप में हेल्प की। उसके बाद 16th सेंचुरीज़ में समुराइज जो लोग थे उन्होंने पीस और ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश किया। जापान लगभग कह सकते हैं कि 250 डोमेन्स में डिवाइड था, जबकि यहाँ पर जो दैम्यो लोग थे यानी कि जो लॉर्ड्स थे जिनको दैम्यो बोला जाता था वो रूलिंग कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन में डिस्कस किया अबाउट द कंट्री जापान। जापान
और चाइना के बारे में, दोनों का थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स हमने देखा। उसके बाद जापान की मेन जो फीचर्स थी उनके बारे में डिस्कस किया। साथ में हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चाइना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।